तो ये हमने देख लिया इसमें कि उप सारणिक या लघु घटक को आप जनरलाइज्ड वे में किस तरह से M12 या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, कल हमने एक दूसरी चीज देखी थी, माइनर और सारणिक। ये चीज उप सारणिक के बाद एक दूसरी चीज देखी थी हमने, कोफैक्टर जिसे कहते हैं, कोफैक्टर यानी कि जिसे सहखंड कहते हैं। और सहखंड में हमने देखा था कि जो क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट अगर है कोई, उसका जनरल एलिमेंट AIJ है, तो उसका जो लघु घटक को अगर प्रॉपर साइन ले लें हम उसका, जैसे हम यहाँ पे 3 का उसका ले रहे हैं, कोफैक्टर ले रहे हैं, तो उसका 3 का लघु घटक के आगे देखिए इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस, यानी कि माइनस लगा दें, इसके आगे हम माइनस लगा दें, यानी कि -8 जो आएगा ये आपका कहलाएगा जाकर के सहखंड। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट A जो है वो अगर AIJ है तो AIJ के कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, कैपिटल AIJ का मतलब होगा कि जो मैट्रिक्स है उसका पहला अगर एलिमेंट लिया आपने, A11 लिया, तो उसका कोफैक्टर आपका कैपिटल A11 बनेगा जाकर के। तो अगर हम यहां पर मान लिया सपोज करिए कैपिटल A12 निकालते हैं, फाइंड कैपिटल A12, तो इसका मतलब A12 यानी कि इस 12 ये 3 वाले का आपको कोफैक्टर चाहिए होगा। अब ये कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, विद साइन माइनस और ये उपसारणिक निकाल लोगे, इसके रो कॉलम को छोड़ के 5713 आएगा और माइनस लगा रहेगा आगे, -8 आपका आंसर आ जाएगा। तो जनरलाइज्ड वे में मतलब बाइनर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लास्ट वीडियो में देखा, और जनरलाइज्ड वे में एक कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने इसमें देखा करके। इन चीजों की देखिए समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके 3rd सेमेस्टर में जब आएंगे तो फिर इन्हीं से सारा काम होगा बहुत डिटेल में, तो इसलिए वहां पे तब आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। आप इसको नोट कर लें, एग्जाम्पल भी समझ लें किस तरह से इसको लिखा जा रहा है। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ताकि ये आपको कंसेप्ट और समझ में आ जाए। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 1,5 तथा 9, 1,5 तथा 9 के लघु घटक ज्ञात करें, के लघु घटक ज्ञात करें। सॉल्यूशन। तो देखिए लघु घटक का मतलब माइनर होता है, इसमें साइन का कोई पद वो नहीं होता, बस अगर मुझे 1 का लघु घटक ज्ञात करना है तो 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ेंगे। तो देखिए 1 का अगर हम लघु घटक ज्ञात करें, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं माइनर ऑफ 1, तो 1 की रो 1 का कॉलम छोड़िए, आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, क्या बचा, जो बचा वो इज इक्वल टू आपकी डिटरमिनेंट आ जाएगी 5 6 8 9। उप सारणिक का मतलब उससे छोटी एक सारणिक। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45। देखिए शुरुआत में 10th पास वाले बच्चे देखें, 5 और 9 का मल्टीप्लाई -8 और 6 का मल्टीप्लाई, ये 45 - 48 यानी कि -3। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी अगर 5 का लघु घटक लेंगे, 5 का लघु घटक इज इक्वल टू, तो देखिए 5 की रो छोड़ दीजिए, 5 का कॉलम छोड़ दीजिए, आप इसे छुपा लें और आप इसे छुपा लें, तो देखिए 1 3 बचा, 7 9 बचा, 1 3 7 9 सॉल्व करके आप खुद ही लिख सकते हो। और अगर 9 का लघु घटक निकालना है, 9 का लघु घटक निकालने के लिए क्या करोगे आप, 9 की रो और 9 का कॉलम छोड़ दो, यानी कि अपने पेन से इसे छुपा लो और इसे छुपा लो, तो क्या बचेगा 1 2 4 5, 1 2 1 2 4 5, और इसे भी सॉल्व करके आप लिख सकते हो। 5 का -12 आ रहा है, इसका -12 आ रहा है, देखिए 9 1 जा 9 -7 3 जा 21, -12 आएगा, ठीक है, -12। अब एक ही बचा है, इसको भी सॉल्व ही कर लो फिर, 5 1 जा 5 -4 2 जा 8, 5 - 8 का मतलब -3 हुआ जाके। अच्छा एक बात और है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लूँ आपसे। सपोज करिए कैलकुलेशन में अक्सर दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मान लिया सपोज करिए -9 होता, तो कैसे लिखते, लिखने का तरीका देखिए, अच्छे अच्छे गलती कर जाते हैं, हम भी जल्दबाजी में करें तो बहुत बार गलती हो जाती है। देखिए 5 × -9, तो 5
ऐसे मत लिखिए 5 इंटू -9, इससे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करिए 5 और इंटू -9 यानी कि ब्रैकेट तुरंत लगा दीजिए, -8 इंटू 6, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई यूनी है, -45 और -48, तब आ जाके सॉल्यूशन होगा। माइनस डिटर्मिनेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस अगर कभी है तो या तो ध्यान रखिए उसका, नहीं तो ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए ताकि आपको मालूम रहे कि क्या कैसे हैंडल करना है कि ये 5 9 का मल्टीप्लाई करके माइनस आगे आ जाएगा। ये गलती अक्सर हो जाती है बच्चों से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो ये तो हमने देख लिया लघु घटक कैसे निकालने हैं, बहुत आसान चीज है। अब अगला क्वेश्चन है, सारणिक तो यही है, अवयव जो है 4 और 8, 4, 8 के सहखंड ज्ञात करो। तो देखिए 4 का सहखंड का मतलब क्या है, देखिए 4 का सहखंड, तो सहखंड देखते ही आपके दिमाग काम करना लगना चाहिए और आपको पहले उसका साइन पुट कर लो, बाद में काम करेंगे हम, साइन पहले ही देख लो। तो 4 कहाँ ये है, तो प्लस माइनस, तो माइनस शुरुआत में आ जाएगा। अगर मुझे 8 का सहखंड चाहिए तो 8 के सेकंड के लिए डिटरमिनेंट तो बाद में देखेंगे, पहले आप यहां देखो माइनस प्लस या माइनस क्या आएगा, तो 8 कहाँ है, देखिए प्लस माइनस, यानी कि इसमें भी माइनस आएगा। ये काम जरूर देखिए, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो चीज गलतियां होती है वो पहले ही बता रहे हैं। अब 4 का सेकंड के लिए माइनस साइन लगा लिया, अब आप माइनर निकाल लो, सिंपल 4 का निकालना है तो 4 की रो ये छुपा लो और ये 4 का कॉलम छुपा लो, 2389 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और अंदर अब लगा लो 2 इंटू 9 18 माइनस 3 इंटू 8 21। अब थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं हम, तो 18 माइनस 21 यानी कि कितना हो गया, -3 प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा आपका। अरे थोड़ा मिस्टेक हो गई, 8 3 जा देखो 24, 6 आएगा आंसर। 8 का केस में क्या होगा, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ो, तो 1 3 4 6, तो माइनस अंदर क्या होगा 6 माइनस 12 माइनस ऑफ -6, हाँ इसका भी 6 ही आ रहा है फिर। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से कोफैक्टर्स और माइनस निकाले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2/2 डिटरमिनेंट को तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन जब बात आएगी 3/3 की डिटरमिनेंट या 4/4 की डिटरमिनेंट आ जाए तो फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट डालिए, द्वितीय क्रम की सारणिक, मतलब सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर की सारणिक का सब जानते हैं, बहुत आसान होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे A1 B1 A2 B2 ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो इसका A1 B2, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस A2 B1, ये तो इसकी यहीं से तो डेफिनेशन देखना हमने स्टार्ट किया था, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई और सॉल्व कर दीजिए, 2/2 की ऑर्डर की डिटरमिनेंट तुरंत सॉल्व हो जाएगी आपकी। नोट कर लीजिए, ये सब जानते हैं, बहुत आसान है। केस सेकंड डालिए, तृतीय क्रम की सारणिक, थर्ड ऑर्डर की है। तो देखिए तृतीय क्रम की सारणिक को खोलने के दो तरीके हैं। मेथड फर्स्ट, इसको कहा जाता है कोफैक्टर मेथड, और दूसरा मेथड मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन दूसरा मेथड जो होगा वो केवल थर्ड ऑर्डर के लिए चलता है, लेकिन जो मेथड फर्स्ट अगर आप सीख लोगे ये ज्यादा पॉपुलर है, और ये जो है वो आपका थर्ड ऑर्डर की हो या फोर्थ ऑर्डर की हो या फिफ्थ ऑर्डर, चाहे जितनी बड़ी डिटरमिनेंट हो, सबके लिए ये तरीका काम करता है। कई बार लोग इस तरीके को करते तो रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि कैसे होगा, मतलब उनको हम वही कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस तरीकों को ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। मान लिया सपोज करिए हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास।
इसको हमें इसको एक्सपेंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें तरीका ये होता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लूं, मेरी मर्जी मैं चाहे R2 चाहे R3 किसी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है ना? तो हम लिख लीजिए नीचे, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लिखना पड़ता है कि हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। मैं आपको R1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूं। यदि R1 के अलोंग एक्सपेंड करें तो कैसे आता है? डिटरमिनेंट को आप थोड़ी देर के लिए डी मान लीजिए, डी इज इक्वल टू या डेल्टा इज इक्वल टू, मैंने बताया था डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को, तो डेल्टा इज इक्वल टू थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, माना हमारे पास डिटरमिनेंट ये है, तो इसको हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं आपको, तो इसकी वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू होगी, जा करके देखिए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर आपने R1 के अलोंग लिया तो पहले आप R1 का पहला एलिमेंट लीजिए A1 और उसके साथ इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल A1। फिर दूसरा लीजिए आप B1 और उसके साथ इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीसरा लीजिए फिर प्लस C1 उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12th वाले भी बच्चे ध्यान दें जो मैं बताने जा रहा हूं, हालांकि उन्होंने हो सकता है इस तरह से पढ़ा हो या हो सकता है ना पढ़ा हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपने जो भी एक्सपेंशन का तरीका पढ़ा होगा बेसिक्स में ये है, फाइनली जाके जो होगा हो सकता है आपने वो तुरंत याद कर लिया हो, लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए किस तरह से निकाला जा रहा है, क्योंकि कई लोग तो बस तरीका समझ लेते हैं, उसको कोफैक्टर की फॉर्म में नहीं समझते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू A1, और जब A1 की वैल्यू डालेंगे आप, तो देखिए इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसका साइन क्या होता है प्लस, इसका साइन क्या होता है माइनस, इसका साइन क्या होता है प्लस। तो जब आप A1 की वैल्यू डालोगे तो आप इसकी रो और कॉलम छोड़ोगे और ये वाला अमाउंट यहां पे रख लोगे, B2 C2 B3 C3। उसके बाद जब आप प्लस B1, अब जब कैपिटल B1 का यानी कि इसका कोफैक्टर निकालोगे तो देखिए इसका साइन माइनस है, यानी कि वो माइनस साइन बीच में आ जाएगा, और B1 जब करोगे तो B1 के रो कॉलम छोड़ोगे तो A2 C2 A2 C2 A3 C3, तीसरा वाला मैं नीचे लिखता हूं प्लस C1 और इसके साथ आ जाएगा इसका कोफैक्टर, इसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसकी रो कॉलम छोड़ोगे तो A2 B2 A3 B3। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए बस, A1 अंडर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3, ये तो 2/2 की है ना, ये तो सॉल्व हो जाएंगी आराम से, A2 B3 माइनस B2 A3। तो कई बार लोग इसको याद करते हैं कि जैसे इस डायरेक्ट याद कर लेते हैं 12th क्लास में कि पहले पहला लिया, ठीक है, फिर इसको रो कॉलम छोड़ा, इसका मल्टीप्लाई किया, और बीच वाले में याद करते हैं माइनस होता है, ठीक है ना। तो बीच वाले में याद क्यों करना है, वो कोफैक्टर की वजह से माइनस आ रहा है, तो इसलिए B2 C3 इसको माइनस याद करते हैं, फिर इसका रो कॉलम छोड़ के फिर A2 C3 माइनस A3 C2 B2 और जो भी है, फिर इसको प्लस में और इस A2 B3 माइनस B2 A3। तो कहने का मतलब है आप जो है पूरा बेसिक्स ध्यान रखिए कि मतलब कायदे में पहले जो भी रो के या कॉलम के अलोंग करना है आप उसके एलिमेंट्स लीजिए, उनको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, माइनस अपने आप आएगा बीच में, और फिर उसके बाद सॉल्व कर दीजिए उन छोटी छोटी डिटरमिनेंट्स को, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे आपकी मर्जी है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करें या फिर आप पूरा प्रोसीजर ध्यान रखें उस तरह से अप्लाई करें, ये आपकी मर्जी है। और मैं बता दूं आपको ये जनरल वे है। अगर मैं आपको 4/4 की डिटरमिनेंट दे दूं, देखिए A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4, तो फिर आप इस डायरेक्ट मेथड से कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसमें जब आप इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो यही तरीका काम करेगा, यानी कि A1 तो इसका A1 प्लस 8 B1 तो उसका कैपिटल B1, C1 तो उसका कैपिटल C1,
D1 तो उसका कैपिटल D1, और फिर इसमें कोफैक्टर, ये फिर आपकी 3/3 की डिटरमिनेंट बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक रो एक कॉलम छोड़ोगे तो 3/3 की डिटरमिनेंट बनेंगी। फिर उन 3/3 को सॉल्व करने के लिए फिर तब ये तरीका इस्तेमाल होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप ये तरीका समझ जाते हैं तो आप चाहे 3/3 खोलें, चाहे आप 4/4 खोलें, चाहे आप 5/5 खोलें, सारी चीजें आपको सेम नजर आएंगी। अब एक हमारे पास सेरेस का मेथड है, मेथड 2 लिखा था ना मैंने, अब मेथड 2 पे आ जाइए, जल्दी से उसे हम खत्म कर देते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। कल हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटरमिनेंट की, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सारे क्वेश्चन बाकी सारे आपके उसी से लगेंगे। कल क्लास करने के बाद हम इस लायक हो जाएंगे कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए। देखिए, सेरस की विधि, मेथड 2 है सेरस की विधि से तृतीय क्रम की सारणिक का विस्तार। स्पेशली ध्यान दीजिए कि केवल ये तृतीय क्रम के पे ही लगता है, ना सेकंड पे लगता है। देखिए, सेरस की विधि अगर कभी पूछ दिया जाएगा कि इसी मेथड से आपको एक्सपेंड करना है, तो फिर यही मेथड चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसमें देखिए, अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट दी है, मैं लेफ्ट में लिखता हूं ताकि इधर भी लिख सकूं। अगर मेरे को एक डिटरमिनेंट दी है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो सेरस ने के मेथड से ये होता है कि जैसे ये आपका पहला कॉलम है C1, ये आपका दूसरा कॉलम है C2, ये आपका तीसरा कॉलम है C3, तो लास्ट में जाकर के आपको ये दो कॉलम और लिख लेने पड़ते हैं। देखिए आप कैसे लिखेंगे, आपने A1 A2 A3 लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो B1 B2 B3 लिखा, C1 C2 C3 लिखा, और उसके बाद आप ये वाले दो कॉलम और लिख लोगे, A1 A2 A3, और उसके बाद B1 B2 B3। कहने का मतलब है C1 C2 C3 और फिर C1 C2, ये ऑर्डर आपको मैनेज करना पड़ता है पहले तो। इस तरह से पहले ये डिटरमिनेंट लिखिए, फिर उसके बाद नीचे ये ऑर्डर लिखिए, और फिर उस ऑर्डर के नीचे आप ये इस तरह बना दीजिए। मैंने ये 3 कॉलम लिख लिए हैं, और फिर उसके बाद पहला और दूसरा कॉलम दोबारा से लिख लिया है, यानी कि C1 C2 C3 तो लिखा, और C1 C2 को उसके बाद एक बार और लिख लें, वही मैंने करा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे आप, डायगोनल, एक जो मेन डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण ये होता है, ये देखिए आपका मुख्य विकर्ण, आपको यहां से चलना है, ठीक है ना। ये देखिए डॉट 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 डॉट, और तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, A1 B2 C3, ये आप मुख्य विकर्ण के अनुदिश चल रहे हैं, मुख्य विकर्ण की दिशा में। फिर आप दूसरा लो, B1 C2 A3, B1 C2 A3, सबकी मल्टीप्लाई करते जाओ, और फिर उसका तीसरा लो C1 A2 B3, C1 A2 B3, ये 3 प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। ये थोड़ा मेरा नीचे झुकता चला जा रहा है ना, आप लोग सही बना लिख रहे होंगे तो सही समझ में आ रहा होगा। अब मुख्य विकर्ण ये था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे से चलिए, मुख्य विकर्ण के लंबवत दिशा में। तो यहां से आप चलिए, देखिए ये A3 B2 C1, ऐसे चलिए आप, B3 C2 A1, ऐसे चलिए, C3 A2 B1, ये 3 प्रोडक्ट आपने निकाले हैं मुख्य विकर्ण की दिशा में, और वो 3 प्रोडक्ट निकाले हैं आपने मुख्य विकर्ण की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मुख्य विकर्ण ऐसे होता है, और उसके लंबवत दिशा फिर ऐसे, देखिए एंगल 90 बनना है यहाँ पे, ये सही से जब आप लिखोगे एक के नीचे एक बराबर दूरी पे, तो वो 90 दिखेगा आपको। बस जब आपको ये प्रोडक्ट निकल आए, तो इनका सम करना है आपने, इनका भी सम करना है, और फिर इनका जो है वो डिफरेंस ले लेना है, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा, आप नेक्स्ट लाइन में लिख लें, एक में A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, इन सब का सम ये लिख लिया मैंने, ठीक है ना, माइनस, और इन सब का सम यानी कि A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1
प्लस C3A2B1, इन सब का ये सब मैंने यहाँ लिख लिया और इनका डिफरेंस ले लिया, यही डेल्टा आपका आंसर आ जाएगा। ये सैरस की विधि कहलाती है। दिक्कत यह है कि है तो देखने में आसान, लेकिन केवल थर्ड ऑर्डर, हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट पे लगती है बस, ना सेकंड पे लगती है। सेकंड तो खैर कह सकते हो सेकंड पे लग रही है क्योंकि इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड तक लगती है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ पे नहीं लगेगी। फोर्थ फिफ्थ पे आपका वो कोफैक्टर वाला ही मेथड काम करेगा। लास्ट का फिर से बताइए। देखिए आपने मुख्य विकर्ण की दिशा में जो प्रोडक्ट निकाले और उसकी लंबवत दिशा में जो प्रोडक्ट निकाले, इन सब का सम आपने लिया और उन सब के सम को उसमें से घटा दिया। ये मतलब इन सब के योगफल और इन सब के योगफल का अंतर जो होता है वो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए फिर मैं इसी के साथ ये क्लास खत्म करता हूं। धन्यवाद।